अब मैं इसी कड़ी को आज के कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में श्री अशोक कुमार जी, जो हमारे ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं, आपके सामने पेश करता हूं। मैं सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज की इस सभा के मुख्य वक्ता मैडम निरुपमा कुमार जी, मंच पर बैठे हुए पांचजन्य अखबार के संपादक माननीय हितेश शंकर जी, हमारे परम मित्र जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं भाई इंद्रजीत सिंह जी, और उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 124 जन्मोत्सव समारोह की पूर्व संध्या पर एक गंभीर विषय लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और वो विषय है सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा सामाजिक समरसता की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के सामाजिक स्वतंत्रता की बात की थी, और इस सामाजिक स्वतंत्रता को लेकर हमें इतिहास के पिछले पन्नों में जाना पड़ेगा। बाबा साहब के उस चरित्र, उस जो जीवन काल है, उस पर थोड़ा चित्रण करना पड़ेगा कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश की महू छावनी में एक परिवार में हुआ, और बहुत छोटे समय से ही बाबा साहब के परिवार को, क्योंकि उनके पिताजी को वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद में अपने गांव में आना था, लेकिन बाबा साहब ने जैसे ही होश संभाला, तो जैसे हर बच्चे की इच्छा होती है, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा शिक्षा हासिल करे, मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई कर पाए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने घर में ही प्राइमरी शिक्षा ली, और प्राइमरी शिक्षा लेने के बाद बाबा साहब को जब मौका मिला, मैट्रिक की परीक्षा हासिल की, और महाराजा बड़ौदा के आशीर्वाद से, महाराजा बड़ौदा के स्कॉलरशिप से उनको उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, और बहुत सारी किताबें उन्हें पढ़ के बहुत सारा ज्ञान हासिल किया, और इतनी डिग्रियां हासिल की कि मैं समझता हूं उस समय किसी अन्य व्यक्ति के पास इतनी डिग्रियां नहीं थी। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं इस मंच से यह सहमत हूं कि उनकी व्यक्तित्व को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां पैदा की जाती हैं, और सबसे पहले भ्रांति पैदा की गई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया। किसी मंच से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह नहीं किया कि हिंदू धर्म खराब है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने तर्क के आधार पर जो हिंदू धर्म में कुरीतियां थी उनको खत्म करने का प्रयास किया। और आजीवन जिस बच्चे ने यह देखा हो कि जिसको स्कूल में पढ़ने की नौबत न आई हो, जो रास्ते में चलता हो उसके गले में हाड़ी बांध दी जाती हो कि जो थूके तो कोई आदमी पवित्र या जमीन अपवित्र न हो जाए,
पीछे झाड़ू सिर्फ इसलिए बांधी जाती हो कि वो निकलेगा, अगर पीछे कोई आएगा तो अपवित्र हो जाएगा, वो अपनी सफाई खुद करता चला जाएगा। ऐसी स्थिति देख करके किसी भी बच्चे के मन में आएगा कि कोई क्रांति होनी चाहिए, और वो क्रांति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी। दोस्तों, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस देश के अंदर मानव समाज में ऐसी विषमताएं हो, मानव को मानव न समझा जाता हो, जहां तालाब में एक जानवर पानी पी सकता है, एक इंसान पानी नहीं पी सकता हो, जिस स्कूल में कोई भी जा सकता है लेकिन दलित का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया। जब उन्होंने देखा कि मैं देश के अंदर एक क्रांति करना चाहता हूं, और वो क्रांति यह थी कि बाबा साहब नहीं चाहते थे, और अगर ये बात बिल्कुल सही है, हमारे संपादक महोदय ने कहा है कि अगर बाबा साहब ने सोचा होता, वो ईसाई धर्म अगर स्वीकार करते तो आज इस देश के अंदर बहुत सारी ईसाइयों की संख्या होती। अगर वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते तो बहुत सारे इस्लाम मानने वाले लोग इस देश के अंदर होते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये देखा कि मैं इस हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं, हिंदू धर्म की बुराई न करते हुए, उन्होंने कहा कि मैं जिंदा तो पैदा तो जरूर हुआ हूं इस धर्म के अंदर, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो धर्म स्वीकार किया जो इस देश का प्राचीन धर्म था, जो इस देश का पुराना धर्म था, बौद्ध धर्म, जो समता समानता के आधार पर समता मूलक समाज की स्थापना की बात करता है। और आज यहां से समरसता की बात हो रही है, यहां समता मूलक समाज की बात हो रही है, यहां समानता की, स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो अगर इस देश के अंदर किसी ने सबसे पहले बात स्वतंत्रता की थी, समानता की थी, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, किसी और ने नहीं। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा की बात है कि सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस देश को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस देश के, इस राष्ट्र को एक करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी भूमिका है। तो सबसे बड़ी भूमिका अगर इस राष्ट्र को मजबूत करने की है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी कहीं न कहीं है। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मौका मिला गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने का, तो उन्होंने इस देश के तमाम वंचितों की बात अंग्रेज सरकार के सामने रखने का प्रयास किया, और इस देश के वंचितों की बात उस अंग्रेज सरकार को बताने की बात की। जब अंग्रेज सरकार कन्विंस हो गई इस बात से कि भाई वास्तव में इस देश के स्पर्शों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, इस देश में जो एक बहुत बड़ी संख्या में एक समाज निवास करता है, उसके साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, तो अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। और कम्युनल अवार्ड जो इस देश के अंदर आना था, जब महात्मा गांधी जी को मालूम पड़ा तो महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। बाबा साहब के सामने दो प्रश्न खड़े हो गए, दो विरोधाभास स्थिति पैदा हो गई। बाबा साहब मानव समाज को मानने वाले बहुत बड़े महामानव थे, उनके अंदर मानवता थी। एक तरफ तो वो सोचते थे कि अगर मैं मानवता के आधार पर महात्मा गांधी जी की जान बचाने का उनका प्रयास था, और दूसरी तरफ कम्युनल अवार्ड के वास्ते जो दलितों को दिए जाने वाले राजनीतिक अधिकार हैं, उनकी सोचने की बात थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को एक तरफ रख के मानव की बात की, और मानव समाज की रक्षा करते हुए महात्मा गांधी की जान बचाने का प्रयास किया दोस्तों। और उस प्रयास में एक पैक्ट हुआ पूना पैक्ट के नाम से, और उस पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ, उसमें यह निश्चित किया गया कि इस देश के दलितों को इस देश की मुख्य धारा में लाने के लिए विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, सभी जगह प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनेट प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वो दो समाज का समझौता था, दो इंसानों का समझौता नहीं था। और आज जब इस तरीके की आरक्षण की बात की जाती है तो एक 30 दिल में दर्द उठता है।
इस आरक्षण का विरोध, जैसे कि हमारे संपादक साहब ने कहा है कि किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि ये आरक्षण उन लोगों को दिया गया था जो सदियों से दबे कुचले लोग थे। ये आरक्षण उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने सदियों से स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने सदियों से सरकारी नौकरियां नहीं देखी। उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की बात की थी और आरक्षण मिला, और आज वो लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं। तो आज ये जो स्थिति देश की बदली है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 100 साल पहले सोच लिया था कि देश की स्थिति क्या होगी, और आज जो ये स्थिति है तो ये मानने वाली स्थिति है कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में जो वर्षों से संघर्ष किया जा रहा था दलितों के द्वारा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनना चाहिए। आज की सरकार ने ये निर्णय लिया और करोड़ों रुपए खर्च करके जमीन खरीद के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने के बाद, सबसे पहले हमारे देश के, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने शपथ ग्रहण की तो उन्होंने कहा था ये देश के दलितों की, गरीबों की सरकार है। बड़ा गर्व होता है इस बात को सोच करके। मैं लिख नहीं करना चाहता इस बात को, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, लेकिन जब इस देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से चर्चा कर दे कि भाई ये देश के गरीबों और दलितों की सरकार है, तो गरीबों का, दलितों का सीना गर्व से चौड़ा होता है। तो लेकिन इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती, इस बात को क्यों नहीं माना जाता कि यही बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ करना चाहता है कि जाति विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई अपने वक्तव्यों में कही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि जाति विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन आज जो ये प्रयास किया गया है, यही प्रयास अगर आज से 50 साल पहले किया जाता, माननीय इंद्रजीत सिंह जी, इसी तरीके का प्रयास अगर आज से 50 साल पहले किया जाता तो इस देश की स्थिति जो आज इतनी अच्छी है, इससे भी कहीं ज्यादा होती, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो सपना पूरा होने जा रहा है, वो सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन मैं एक तर्क और यहां रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने दोस्तों, कि बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि देश से, अगर इस देश में दलितों को आरक्षण दे दिया जाएगा या आरक्षण के नाम पे कोई ऐसी धरोहर दी जाएगी तो उससे गुणवत्ता में कमी आएगी। मैं किसी अदालत की भी मानहानि यहाँ नहीं करना चाहता इस मंच के माध्यम से, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि इस देश के तमाम सेक्रेटरीट सर्विसेज में हायर पोस्ट में बैठे हुए कितने सेक्रेटरी हैं, उनमें एक भी अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है। कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं? सिर्फ 13 ज्वाइंट सेक्रेटरी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। बहुत सारे डायरेक्टर हैं, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। और मैं ये भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोई एफिशिएंसी की बात करता हो तो आज तक मैं इंडियन रेलवे में काम करता हूं, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं, राष्ट्रीय महामंत्री हूं। पूरे देश में मेरी एसोसिएशन चलती है, 3.5 लाख की मेरी मेंबरशिप है। आज तक अगर रेलवे के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें कोई भी दलित ड्राइवर और गार्ड शामिल नहीं हुआ। दोस्तों ये भी हमारे यहाँ, आज तक इस देश के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स किसी दलित ने बाहर जाके नहीं बेचे। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम ये कहने में गर्व करते हैं कि इस देश में हिंदू धर्म है तो हम भी हिंदू हैं, हमें भी हिंदू स्वीकार है। लेकिन हिंदू लोग भी मानिए, फिर भी इसमें वर्ण व्यवस्था क्यों है? क्यों ब्राह्मण अगर अलग चलते हैं? क्यों क्षत्रिय अलग से परिभाषा दी जाती है? क्यों वैश्य की परिभाषा अलग से दी जाती है? क्यों शूद्र की परिभाषा अलग से दी जाती है? जब मानव एक है, मानव की बात करते हैं आरएसएस के लोग, तो हम भी आरएसएस की उस बात को स्वीकार करने के लिए हैं कि अगर इस बात को आगे लेके चलोगे तो सबसे पहले अशोक कुमार एक आपके साथ ऐसा साथी लगेगा कि इस देश में पूरा झंडा लेके चलेगा कि बाबा साहब के विचारों को लेकर के अगर कोई चल रहा है आज इस देश के अंदर तो वो आरएसएस संगठन चल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि देश में समरसता हो, वो चाहता है कि देश में स्वतंत्रता हो, वो चाहता है कि देश में दलितों को मुख्य धारा में लाया जाए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे अपने भाई इंद्रजीत जी ने आमंत्रित किया था और बोला भी था कि आपकी अध्यक्षता करनी है। मैंने कहा था
कि मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का एक राष्ट्रीय महामंत्री हूं। आज तक मैंने किसी RSS के मंच से या कभी ऐसे मंच से कोई ऐसा भाषण नहीं दिया कि जिससे कि मुझे लोग पहचानते हों। लेकिन मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि मेरे अगर मुखर वाणी से कोई गलत शब्द निकला हो तो उसका गलत अर्थ मत लगाना, क्योंकि सदियों से दबे कुचले हम लोग हैं। हमारी कमर टूट चुकी है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत करने के आधार पर आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की देन है कि जो हमको मुख्य धारा में ला करके हमें बोलने का शक्ति दिया और इस मन से बोलने के लिए हमें आमंत्रित किया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।